हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स है मैकेनिक्स और इसका पहला क्वेश्चन है, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर एफ नॉट, ई नॉट एंड वी नॉट रेस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी इक्विवेलेंट टू वन ऑफ दिस फोर। वो चार में से कौन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो सिस्टमैटिक मेथड है और दूसरा मेथड जो है सो शॉर्टकट मेथड है। हम पहले शॉर्टकट मेथड ही बता देते हैं और सिस्टमैटिक मेथड बाद में बताएंगे, क्योंकि आप देखोगे कि सिस्टमैटिक मेथड में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इन सारे क्वांटिटी का जो डायमेंशंस है, हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है मास लेंथ टाइम, उसके टर्म में निकाल लेते हैं। तो एफ नोट का क्या है, ये है एम एल टी माइनस टू। ई नोट का एनर्जी है, जस्ट फोर्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक लेंथ, ये हो गया। और ये वेलोसिटी है एल टी माइनस वन। अंश मॉडुलस है, अंश मॉडुलस का डायमेंशन कितना होगा। अंश मॉडुलस क्या है, अंश मॉडुलस है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स बाय एरिया है, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू और एरिया हो गया एल टू। और इस तरह से जो अंश मॉडुलस है उसका डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो अंश मॉडुलस का डायमेंशन हो गया मास में वन, लेंथ में माइनस वन और टाइम में माइनस टू। तो पहला जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में ये देखना है कि हम चारों ऑप्शन में एक एक करके देख लें कि कौन हमें ए देता है। और जब हम ये देखने के लिए जाएंगे तो ये सारे इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली देखते हैं कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो क्या दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, ये फोर्स है, ठीक है, जस्ट फोर्स लिखते हैं। फोर्स का पावर 3 है। नीचे में देखिए ये माइनस है तो नीचे चला गया, एनर्जी का पावर 2 है और ये वेलोसिटी का पावर 0 है, माने डायमेंशन 0 है। एक्चुअली पावर होते हैं, डायमेंशन 0 है तो उसको हटा देते हैं। आगे क्या आया, ये फोर्स है का डायमेंशन 3 हुआ। ये एनर्जी है, एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोर्स टाइम लेंथ। एनर्जी का वही डायमेंशन है जो वर्क डन का है, वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ है, ये फोर्स है और जो भी cos थीटा आएगा उसका तो डायमेंशन है नहीं। तो डायमेंशनली जब हम देखते हैं तो जस्ट फोर्स टाइम लेंथ देखते हैं और इसका पावर 2 है। तो ये कितना आ गया एफ थ्री, ये हो गया एफ टू एल टू। एक एफ यहाँ से बच गया, दो तो एफ कट गया बाय एल स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर ही एरिया है, यही एरिया है और यही यंग्स मॉडुलस का भी होता है। देखिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला में यही होता है। तो ये आपका सही हो गया, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया, यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर बाय चांस फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, ये कोई गारंटी तो नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा हमेशा। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में फोर्स पावर 2, नीचे में माइनस की वजह से नीचे में 1 एनर्जी है और वेलोसिटी का पावर 2 है, वेलोसिटी का पावर 2 F2 V2। एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोर्स टाइम लेंथ, एक फोर्स चला गया, आपको बचा फोर्स बाय एल और वेलोसिटी स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं L2 T माइनस टू। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आया आपका, फोर्स टाइम लेंथ टाइम T माइनस टू। फोर्स बाय एरिया आना चाहिए था, ये किसी भी हालत में एरिया नहीं है। नीचे में डायमेंशन L का 2 आना चाहिए था, एरिया का मतलब एरिया भी नीचे में और नीचे में इसका मतलब है कि L का डायमेंशन 2 आना चाहिए। यहाँ पे L का डायमेंशन 1 है और इसका कुछ और होने का चांस नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्या है ये, फोर्स है, नीचे में एनर्जी का पावर 2 है और एक तो वेलोसिटी। फोर्स लिखे, एनर्जी का पावर 2 है, एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स टाइम लेंथ, इसका स्क्वायर कर दिए टाइम्स भी, ये फोर्स टाइम भी वेलोसिटी, ये एफ जो है दो ठो तो एक तो चला गया और L2 हो गया, एक चला गया यहाँ पर, ये वेलोसिटी बाय FL2 आया। यहाँ पर जो मास का डायमेंशन आप देखोगे इसमें तो मास है नहीं, जो भी मास है वो केवल फोर्स में है MLT माइनस 2।
यहाँ पर आपको जो भी नजर आ रहा है उसमें मास का डायमेंशन -1 आ रहा है। इसमें अंश मॉडुलस में मास का डायमेंशन 1 है, तो यहाँ मास का डायमेंशन 1 हो गया, तो ये तो गलत होना ही है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 4, उसको भी चेक कर लेते हैं। f पावर 4 e का पावर 3 वो भी नीचे में, और वेलोसिटी का पावर 0 है, मतलब जस्ट 1 है, ये है। आप इसको लिख सकते हो f3 टाइम्स f, और यहाँ पर e जो है उसको हम लिख सकते हैं फोर्स टाइम लेंथ। ये f का 3 तो f3 यहाँ से कट गया, ऊपर में f बचा और नीचे में l3 बचा। ये फोर्स पर यूनिट एरिया ना आकर एक तो l एक्स्ट्रा आ गया। ये जो अंश मॉडुलस है उसका फार्मूला होता है फोर्स टाइम एरिया, फार्मूला मतलब डायमेंशनल फार्मूला फोर्स टाइम एरिया, लेकिन यहाँ पर फोर्स टाइम एरिया के अलावा में एक ये एक्स्ट्रा है और इस वजह से गलत हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ही है इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया कि आपका सही आंसर 1 है। अब हम चलते हैं सिस्टमैटिक मेथड से, जो कि श्योर शॉट आपको मिलेगा ही आंसर, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिस्टमैटिक मेथड से चलते हैं। सिस्टमैटिक मेथड में हम ये मानते हैं कि अंश मॉडुलस जो है सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हमारे पास क्वांटिटी दिया हुआ है, फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी, इसका सम पावर मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा या ABC, आपका जो मर्जी है वो ले सकते हैं। अब यदि हम इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखें तो लेफ्ट में इक्वेशन जो है डायमेंशन जो है y का, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, किसका डायमेंशन लिख रहे हैं। ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस है, उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा सीधे आ जाएगा f0 का डायमेंशन अल्फा, E0 का डायमेंशन बीटा और वेलोसिटी का डायमेंशन गामा। अब हम क्या करते हैं, ये सारे जो क्वांटिटी दिए हुए हैं फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, उसको अपना जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम, उसमें लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन हम लिखते हैं mL/T-2, एनर्जी जो है वो फोर्स ही है, साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है एक लेंथ से, तो यहाँ पर ए लिखते हैं। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ पर यूनिट टाइम। और इसको सजा के लिखते हैं m का डायमेंशन कितना, l का डायमेंशन कितना, t का डायमेंशन कितना, ये एक साथ लिख देते हैं। m का डायमेंशन अल्फा, और कहीं है, इधर है। m का डायमेंशन बीटा भी है, और कुछ है, नहीं है। l का डायमेंशन यहाँ अल्फा, यहाँ पर 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पर प्लस गामा। t का डायमेंशन यहाँ -2 अल्फा, यहाँ पर -2 बीटा, और यहाँ पर -1 गामा। इधर अंश मॉडुलस का जो डायमेंशन है वो हमने निकाला है, यहाँ पर वो तो निकालना पड़ेगा, ml-1 t-2, ml-1 t-। अब दोनों तरफ जो है सो हम इक्वेट करते हैं डायमेंशंस, ml और t का डायमेंशंस वो तो सेम होना चाहिए। ml और t का जो डायमेंशन है दोनों तरफ हम इक्वेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। m का जो है सो अल्फा प्लस बीटा, इधर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, l का डायमेंशन इधर -1 है, इधर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, ये -1 आ गया। t का डायमेंशन लेफ्ट में -2 है और राइट में एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, -2 अल्फा, -2 बीटा माइनस गामा, तो हो गया -2 अल्फा -2 बीटा माइनस गामा इक्वल टू -2, या इसी को यदि आप सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हमें अल्फा, बीटा, गामा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सही एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर जो है सो अब आपको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। एक कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं करता हूँ आपको भी वही करना है। मैं 3 लेता हूँ। 3 में मैं देख रहा हूँ कि 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, राइट। और अल्फा बीटा 1 से जो है 1 एंड 3, 1 को मैं यूज कर ले रहा हूँ। 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैंने 1 लिखा, प्लस गामा बच गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह से गामा का वैल्यू जो है सो 0 आ गया, ठीक है। और इसके बाद में मैं देखता हूँ गामा का हमें पहले पता 0 पता चल गया है, अल्फा बीटा यहाँ पर मिला हुआ है। ये इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, यहाँ से गामा का वैल्यू 0 रख दूंगा। इक्वेशन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इजकल टू -1। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू -1। ये इक्वेशन आपका हो गया 2a कहते हैं। अब 2a को हम 1 के साथ में, दोनों ही अल्फा प्लस बीटा में इक्वेशन है तो उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 1 है, इसको आप सॉल्व कीजिए, इक्वेशन 1 है ये। माइनस कर देते हैं तो a आ गया 2 बीटा में से 1 बीटा चला गया, बीटा इजक्वल टू -2। और अल्फा दोनों को ऐड करने पर 1 आएगा, तो a हो गया 3, अल्फा 3 हो गया। तो इस तरह से जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन है वो आ गया क्या, वो आ गया गामा इज इक्वल टू, ये होना चाहिए क्या, जो गामा का डायमेंशन है वो होना चाहिए, क्या क्या लिया था हमने, फोर्स लिया था, एनर्जी लिया था और वेलोसिटी लिया था। ये था अल्फा, ये था बीटा, ये था गामा। फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी। अल्फा कितना आया, अल्फा है 3, बीटा कितना है -2 और गामा 0 है। यही आपका डायमेंशन है, 3 -2 0। और आप आंसर देखिए 3 -2 0। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक मेथड है, ये फाइनली बनेगा ही। और इस तरह से आप इस आंसर को ले आ सकते हैं। लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, तो आप जो है सो इसको सिंपली एक एक करके चेक कर लीजिए कौन सा ही है, और इस तरह से आंसर करके आगे निकल जाइए। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड u such that its range is r. If the maximum height attained by the particle is h, then the maximum range that can be obtained with the same velocity u. यहाँ पर देखिए रेंज है, और यहाँ पर वो बात कर रहा है मैक्सिमम रेंज का। ये रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज का बात कर रहा है। मैक्सिमम रेंज का ये 4 में से कौन एक्सप्रेशन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है होता है, इसके जो फॉर्मूलेस होते हैं उसे आपको याद रखना है। ये यू से इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से। यहाँ पर जो है ये हमारा रेंज है, मैक्सिमम रेंज नहीं, रेंज है। और ये हमारा हाइट है, ठीक है। ये हमारे जो पैरामीटर है, हाइट कितना होता है, हाइट का जो फार्मूला आपको याद रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज कितना है, रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू का वो बात कर रहा है, जो ये 4 एक्सप्रेशन जो दिया है किसके लिए है, मैक्सिमम रेंज के लिए है। आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको बताना है। ये देखिए आर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यू और जी तो फिक्स्ड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। यू जी फिक्स्ड है, केवल साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप ले लो। और साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ए वैल्यू आपको आ गया यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्स का वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी। यदि यू स्क्वायर बाई जी आपका आंसर में है तो वो हो जाएगा, नहीं है तो ढूंढिए। ये देखिए यू स्क्वायर जी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया है तो गलत हो गया। यू स्क्वायर जी के साथ में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये भी गलत हो गया। यू स्क्वायर जी के साथ में समथिंग अदर देन 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यदि एच और आर दोनों सेम है, ठीक है, तो भी ये स्क्वायर रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सेम नहीं भी है, नहीं, मैंने गलत बोला। मान लीजिए यदि एच 0 है, कैपिटल एच 0 है, तभी ये सही हो सकता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैपिटल एच 0 होगा, कैपिटल एच 0 कभी नहीं हो सकता। ये तभी 0 हो सकता है जब थीटा 0 हो जाए, तब एकदम सीधा ऐसे जमीन पर सो के जाएगा, जाएगा क्या, वहीं पर टच कर गया तो एच वहीं 0 हो गया, लेकिन वो बेकार का चीज़ है, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता है,
तो होना है क्या, जो बच गया एक, यही आपका आंसर है। ये पहला मेथड है कि आप ऑप्शंस देख के चूज कर लो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इतना कैलकुलेशन करना है, यही आपका आंसर। अब यदि आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे सिस्टमेटिक करके दिखाओ कि यही वाला जो है सो रियली आंसर है, रियली आंसर है, क्योंकि आपने 3 को हाँ नॉकआउट किया, तो चौथा जो है ये नॉकआउट मेथड है, चौथा अपने आप सही होना है। ठीक है, तो आप करके देख लो। मैं यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा, मैं यहीं से ही ला के दिखाता हूँ। तो ठीक है, मेथड 2 लेके चलता हूँ मैं। मेथड 2, ठीक है, हम आर स्क्वायर यूज करते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर है, हम आर स्क्वायर यूज करते हैं। आर मैक्स का स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, क्योंकि ए आर जो सो आर मैक्स नहीं है। आर मैक्स को मैंने ऐसे लिखा, आर सफिक्स एम एक्स लिखा है। तो आर का स्क्वायर हम यूज करते हैं, आर स्क्वायर, पहले आर कितना है, वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यू स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, और एक और यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यू का पावर 4 है, जी है। साइन 2 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 यू टू द पावर 4 बाय जी स्क्वायर। ये साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे। ये आर स्क्वायर के टर्म में हमें जो है सो वैल्यू देना है, साथ में एच भी मिला दिया है, राइट ना। लेकिन क्या इसमें नहीं है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है। और ये यू स्क्वायर बाय जो जी है वही हमारा वैल्यू है, कहाँ पर देखा था मैंने, इसके पहले दिखाया था ना, यू स्क्वायर बाय जी, वही हमारा आर मैक्स है। तो यहाँ पर क्यों ना लिख दें, ये 4 यू स्क्वायर बाय जी, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और बाकी जो जैसे है वैसे लिख लेते हैं एक स्टेप में। यही हमारा निकालना है, यही हमें चाहिए, आर मैक्स। आर मैक्स जो है यही निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा से हमें मतलब नहीं है, और वो किसके टर्म में चाहिए, एच के टर्म में चाहिए। तो एच से आप यहाँ से देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है। यहाँ से जो है इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर थीटा 2gh बाई यू स्क्वायर आ रहा है। मैं उसी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2gh बाई यू स्क्वायर आ रहा है। 1 माइनस सेम चीज 2gh बाई यू स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और अपना वैल्यू निकाल लीजिए। ये 4 हुआ, आर मैक्स स्क्वायर हुआ, 2gh बाई यू स्क्वायर हुआ। यहाँ पर हो गया आपका यू स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H बाय यू स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि आर मैक्स का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर बाय जी है। यहाँ भी तो यू स्क्वायर बाय जी है, यू स्क्वायर बाय जी इधर है, यू स्क्वायर बाय जी इधर है, तो क्यों ना हम उसको लिख दें यहीं पर। ये आर मैक्स में लिखना पड़ रहा, बहुत बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इसको एक्स लिखे होते तो ज़्यादा बेहतर रहा होता। इधर बेकार का हम कैलकुलेशन किए हैं, वहीं पर इजीली हमें आंसर मिल रहा था। देखिए ये 4 आर मैक्स स्क्वायर, ये जो है सो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आ जाता है 2gh बाय यू स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2gh, ये तो सेम है, 2gh बाय यू स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो गया। 4 आर मैक्स स्क्वायर है, ये कितना है, यू स्क्वायर बाय जी जो है, देखिए यहाँ से आर मैक्स है, राइट। तो नीचे में 1 बाय आर मैक्स है, 2h बाय आर मैक्स, और ये जो है 2 यहाँ बाहर आ गया, और h भी बाहर आ गया, और यू स्क्वायर बाय जी जो है वो है आर मैक्स, तो आर मैक्स का स्क्वायर। इसे आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो स्टेप्स मैं यूज कर रहा हूँ आप ही वही कीजिए, आप इसे बेहतर कर सकते हो।
ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 8h आर मैक्स स्क्वायर से आर मैक्स स्क्वायर, एक तो आर मैक्स बच गया, और यहाँ पर आर मैक्स स्क्वायर या आर मैक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 4 टाइम्स 4 16 h स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? ये आर स्क्वायर का वैल्यू है। आपको चाहिए क्या? आर मैक्स। तो यहाँ से आर मैक्स का वैल्यू आपको मिल गया आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर बाय 8h। यही आपसे पूछा जा रहा था, आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर बाय 8h। ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, लेकिन देखिए इसमें काफ़ी टाइम लगता है ना। यहाँ पर जो है सो आपका इजीली ये बन रहा था, तो हम नॉकआउट मेथड ही बेहतर यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। लेकिन नॉलेज के लिए आपको मैंने वो बता दिया कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of mass small m is pushed against a rough vertical wall with a horizontal force F। ये देखिए आपका वॉल है और वर्टिकल वॉल है, इस पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, और इस पर पुश कर रहे हैं इसको, और ये रफ जो है ये रफ वॉल है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक वाला म्यू एस दिया हुआ है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और एक सफिशिएंट फोर्स आप यदि लगा दोगे तो ये नीचे गिरेगा नहीं। यदि आप फोर्स नहीं लगाओगे तो अपने आप नीचे गिर जाएगा, थोड़ा कम फोर्स लगाओगे तो स्लाइड करेगा, घसीटते हुए नीचे गिरेगा इधर। लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो आप दीवार में उलझ जाएगा। कॉमन सेंस कहता है राइट, दीवार में कोई चीज को कोई ब्लॉक रखे हुए हैं और बहुत जोर से हम दबाएंगे, और यदि ये फ्रिक्शन लेस नहीं है तो वहां अटक जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग इफ द ब्लॉक इनिशियली इज एट रेस्ट। इनिशियली रेस्ट में है और हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो जो है सो उससे नीचे नहीं गिरना है। कितना फोर्स हमारा मिनिमम होना चाहिए? तो देखिए इस पर पहले तो ये जो फोर्स लग रहा है ये स्टैटिक फोर्स है, और ये स्टैटिक फोर्स जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है, एडजस्टेबल फोर्स है। जब जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से सप्लाई करेगा फ्रिक्शन फोर्स को। जब डिमांड नहीं है तो जीरो सप्लाई करेगा, और डिमांड यदि आया तो जितना जरूरत है उतना सप्लाई करेगा, और ऐसे से बढ़ते बढ़ते ये अपना मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक, इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो होता है म्यू एस टाइम एन। तो ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये जो है सो डिमांड के अनुसार देने वाला है, एडजस्टेबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस एन और मिनिमम है 0, और इसके बीच में भी यदि जरूरत हुआ तो उतना देगा। यहाँ पर क्या है कि स्लाइड होना होगा, फोर्स किधर लगेगा? मोशन के रिलेटिव मोशन का ऑपोजिट इधर फोर्स लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। इस पर जो एक और फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटी लग रहा है एम जी। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में राइट यहाँ पर। अब वो बिल्कुल गिरने वाला है तो अब मैक्सिमम लगा देगा राइट, ये मैक्सिमम अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। तो ये ना गिरे इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर लेगा एम जी को, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए एम जी से। ये जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एम जी से ज़्यादा होना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है म्यू एस एन होता है ये वाला, वो जो है से एम जी से ज़्यादा होना चाहिए। और एन का वैल्यू कितना है? अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन यदि हम इसको बात करें एक्स, इसको वाई कहें, तो एक्स डायरेक्शन में यदि हम मोशन को देखें कोई मोशन नहीं हो रहा है तो जो एफ लग रहा है वही एन होगा। एन ये दीवार इस फोर्स, इस पर जो है से फोर्स लगाएगा, ये दीवार जो है सो इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा है, देखिए दीवार लगा रहा है फोर्स किस पर? ब्लॉक पर, एन। एन और एफ दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो एफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एन की जगह पर हम एफ लिखेंगे, एफ एम जी। एफ का वैल्यू कितना आया? एम जी बाय म्यू एस आया, ठीक है। यहीं से आपका अब एफ का वैल्यू कम से कम इतना होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो मिनिमम कितना होगा? वो होगा एम जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3।
अब एक इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए कि एफ मिनिमम जो है, यहाँ पर यदि आपका ये ब्लॉक है और इस पर आप जो फोर्स लगा रहे हो, ये वेट इसका एम है, ये जो फोर्स लगा रहे हो क्या ये फोर्स एम से ज़्यादा होगा या एम से कम होगा या एम के बराबर होगा? क्या चलेगा इसमें? यहाँ पर आपको बता दिया कि एम जी बाई म्यू एस है। अब ये म्यू एस पर डिपेंड करता है। यदि म्यू एस जो है एक से कम है तो उस केस में एफ आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यदि म्यू एस का वैल्यू 1 है तब एफ जो है सो ये वाला यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू 1 है तो एम जी के इक्वल टू लगेगा। और यदि म्यू एस का वैल्यू एक से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा, तो एफ मीन जो है एम जी से कम हो जाएगा। तो कितना आपको फोर्स लगाना है एम जी के कंपेरेबल में? एम जी के इक्वल लगाना है, एम जी से ज़्यादा लगाना है, एम जी से कम लगाना है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर। और ये मत समझिए कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 और 1 के बीच में ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई नहीं रोकता उसे होने से। तो यहाँ पर वो फोर्स जो लग रहा है वो एम के इक्वल हो सकता है, ज़्यादा या कम भी हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल सरफेस है तो आपको एम से कम फोर्स भी लगाना पड़ सकता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और वहां पर मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है और इसी के चारों तरफ ये जो है सो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। ये हमारा एक्स इक्वल टू ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ये एक्स इक्वल टू 0 है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ओमेगा से। यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाय ओमेगा इतना होता है। द वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा जहाँ पर जो है इधर हमने स्प्रिंग लगा दिया है ऐसे और इसके अबाउट वो मूव कर रहा था, शुरू में यहाँ पर था इसलिए ए इसका मीन पोजीशन है। और अब यहाँ पर ये इसमें जो फोर्स लग रहा है इधर रिस्टोरिंग फोर्स, वह फोर्स कितना वर्क डन करेगा? शायद ये लिखा है, हाँ, वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए बाय 2। ये मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए बाय 2 है, से ये इसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम यहाँ तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से एक्स इक्वल टू ए बाय 2 टू एक्स इक्वल टू ए में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है वर्क डन और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों रिलेटेड है। यदि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि ये वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट है, इंटरनल एजेंट कहने का मतलब वो है एजेंट जिसके अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, तब जाकर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पर वो आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है, तो वो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल एजेंट जो काम कर रहा था किसके अगेंस्ट कर रहा था? इसी स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहा था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था उसमें, राइट। तो यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स है यानी कि जो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है वो जो काम करेगा, यदि वो काम करता है तो आप इसका जो एनर्जी है वो घट जाता है, ये डिक्रीज करता है। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो अब इसमें जाकर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिस्टोरिंग फोर्स का द्वारा वर्क डन कितना हुआ वो पूछा गया है। ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि एक राउंड लगा लीजिए, जहां से चले थे वहां पर वापस आ जाइए। यदि वर्क डन 0 है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कितना वर्क डन कर रहा है वो आपको बताना है। तो एक्सटर्नल जी कितना कर रहा है तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता, यहाँ पर डिक्रीज करेगा। वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इंटरनल है वो हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू मतलब शुरू में जितना था उससे
बाद में इतना हो गया। डेल्टा यू को आप लिख सकते हो यू एफ माइनस यू आई, और माइनस उसको चेंज कर दिया साइन। तो शुरू में कितना एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होता है, वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप इसको, इस स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग में कितना एनर्जी होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और ये के जो है वही एम ओमेगा स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर ही के है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर याद रहता है आपको, तो वही चीज मैंने लिखा है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, आई इनिशियली कितना है एक्स आई, उसको एक्स आई बोलते हैं, और बाद में इतना कॉमन है दोनों में, एक्स फाइनल है स्क्वायर कर देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2। एक्स आई शुरू में कितना है, कहां से कहां तक जाना है, क्वेश्चन में बोला है एक्स इक्वल टू ए बाय 2 टू एक्स इक्वल टू ए पर जाना है। तो एक्स आई है आपका ए बाय 2, और एक्स फाइनल है आपका ए। सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर है एम स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 ए स्क्वायर बाय 4, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 बाय 4 टाइम्स टू 8 एम ए स्क्वायर ए, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही है वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। आपका आंसर कौन सा हो गया, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं, यदि आप चाहते तो कैलकुलस यूज करके भी आप बना सकते थे कि ये वर्क डन जो है, आप कहते हैं ना वर्क डन कितना होता है, वर्क डन जो है, क्या हम ऐसे बना सकते थे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ए डॉट ऐसे ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन इसमें जो है कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ये जो है सो वेरिएबल है, फोर्स है, तो कैलकुलस यूज करके आप बना सकते हैं। एक्चुअली इसी से तो हाफ की एक्स स्क्वायर निकाला गया, जो एनर्जी निकलता है हाफ की एक्स स्क्वायर, वहां पर तो यही तो करते हैं ना, इसी को तो यूज करते हैं, वहां पर एफ एक्सटर्नल रखते हैं, तभी जाके ए निकलता है। अभी इंटरनल का फोर्स था, तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स कर देते, और कोई बात नहीं। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि ए सॉलिड स्फीयर of mass capital M and radius capital R is rolling without slipping on a horizontal plane with velocity v. If then it then rolls up an inclined plane to the maximum height h, the angle of inclination to the plane is theta. Okay, कुछ क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इसको याद रख देखना होगा कि क्या लिखा है, कभी सॉलिड स्फीयर कभी सॉलिड सिलेंडर लिख सकता है। और ये जो है सो इधर से रोटेट कर रहा है, लेकिन कैसा है, प्योर रोलिंग है, वो रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है, इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड है, ये फॉर्मूला लग रहा है। और इधर जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है, लिख दिया v स्पीड से जा रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसका रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से वो चलना शुरू किया, और यहाँ पर जाके किसी हाइट पर, ये एच हाइट तक गया, और यहाँ पर आके रुक गया, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऊपर नहीं जा पा रहा है मतलब यहाँ पर जो भी है इसका वो जीरो हो गया, और भी जीरो हो गया तो भी इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड है, तो ओमेगा इक्वल टू भी जीरो हो गया। मतलब जहाँ पर वो इसका आगे जाना रुक गया, आगे नहीं जा रहा है, वहां पर उसका भी इक्वल टू जीरो है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन खत्म हो गया। ओमेगा जीरो है मतलब रोटेशनल मोशन भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ना ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है एम वी स्क्वायर, या नहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि भी और ओमेगा दोनों ही जीरो हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि प्योर रोलिंग मोशन है, जहां भी चलता है बिना रोलिंग का चलता है, उसमें स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। इसका उल्टा है स्लिप करना, प्योर रोलिंग का उल्टा है स्लिप करते हुए चलना, मूविंग विद स्लिपिंग, स्लाइड करते हुए चलना, नो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब बताना ये हाइट कितना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्योर रोलिंग है, तो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जीरो है, नो एनर्जी लॉस,
जब स्लाइड करेगा ना तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो एनर्जी लॉस होता है। यहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि प्योर रोलिंग है, और प्योर रोलिंग एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा दीजिए और आपका आंसर। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी शुरू में जो है, मतलब ये वाला पोजीशन जो है आपका आई, और ये पोजीशन है एफ, इसका टू फाइनल पोजीशन पर एनर्जी सेम है। और कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, जो कि सम है दो क्वांटिटी का, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो शुरू में पोटेंशियल कितना है और काइनेटिक कितना है वो लिखना होगा, बाद में पोटेंशियल कितना है ये यू है, और इसको सही कर देते हैं, बाद में पोटेंशियल और बाद में काइनेटिक। तो देखिए, आप यदि पोटेंशियल तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप रेफरेंस कहाँ लेना चाहते हैं, क्यों नहीं इसी लाइन को हम रेफरेंस ले लें। जैसे ही इस लाइन को हम रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो हो गया। आप कहोगे ये तो आर हमारा है, कुछ तो है, लेकिन ये यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि एच जो है वो मच मच ग्रेटर देन आर है। क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं। यदि नहीं एज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा हाइट का जैसे बात किया, तो हाइट यहाँ पर ग्राउंड से हाइट लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा सा इधर भी आएगा, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिंपली आप एच इज मच मच ग्रेटर देन, उल्टा मैंने, हाँ, एच इज मच मच ग्रेटर देन आर कर दीजिए, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है एक तरह से, तो जीरो है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पर रुक गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है शुरू में, हाफ एम बी स्क्वायर। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अब दो तरह का काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल। और दोनों को यदि हम लिखें एक साथ में तो ऐसे लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/I/mr², ऐसे लिखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है सो ट्रांसलेशनल है, और सेकंड पार्ट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो रोटेशनल है। तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर वही वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, अब यहाँ पर जगह नहीं बचा, मुझे फिर से इसको हटाना पड़ेगा। हाफ एम भी स्क्वायर 1+I/mr², ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, इसका मास है m, हाइट है h, तो mgh हो गया। रेफरेंस तो हमारा ग्राउंड है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी रुक गया तो जीरो हो गया। हाइट पूछा था ना, तो ईजी हो गया हाइट निकालना, एक m खत्म हो गया, ये आ गया v²/2g, और इधर है 1+I। आई यहाँ पर देखिए, इसलिए मैंने कहा कि केयरफुल रहना पड़ेगा, क्या बोल रहा है आई, सॉलिड स्फीयर बोल रहा है। डिफरेंट क्वांटिटी का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², और उसको हम जो है सो mr² से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें कितना मिल गया, v²/2g, ये हो गया 1+25, और सब मिला के फाइनली आपका जो आंसर आया वो हो गया 5×7 v²/10g। ये आपका हाइट है, 7 v²/10g, ऑप्शन नंबर 4। ये था क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए 5 सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।